सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मशरिक़ वस्ता इस वक्त एक ऐसे बहरान से गुजर रहा है जो आलमी सियासत और मईशत दोनों के लिए एक कड़ा इम्तिहान बन चुका है। खित्ते में जारी कशीदगी अमरीकी और इसराइल के लिए एक ऐसी दलदल की शक्ल इख्तियार कर गई है जिसे फौरी तौर पर ख़त्म करना सियासी शिकस्त के मुतरादिफ समझा जा रहा है, जबकि उसे जारी रखना आलमी मईशत को शदीद खतरात से दोचार कर सकता है। इसी तनासुर में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और दीगर इत्तेहादी ममालिक से अपील की थी कि आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए अपने बहरी जहाज़ भेजें ताकि आलमी तिजारत और तेल की तरसील मुतासर न हो। ताहम इस अपील पर दुनिया भर से इंतहाई मोहतात और खामोश रद्द अमल सामने आया है और अब तक किसी बड़े मुल्क ने इसमें अमली शमूलियत का ऐलान नहीं किया। इस सिचुएशन के बाद ट्रंप ने यह भी इंदिया दिया कि अगर इत्तेहादी ममालिक ने इस आबी गुजरगाह को खुलवाने में ताउन ना किया तो नेटो के मुस्तकबिल पर भी सवालिया निशान खड़े हो सकते हैं। ऐसे में बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि इस कदर पेचीदा और हॉस्टाइल इलाकाई और आलमी माहौल में पाकिस्तान अपने नेशनल इंटरेस्ट का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेगा। क्या पार्लियामेंट को एक मौसर फोरम के तौर पर इस्तेमाल करते हुए हुकूमत और अपोजिशन किसी मुश्तरका कौमी रद्द-ए-अमल पर इतफाक़ कर सकती हैं? क्योंकि पाकिस्तान पहले ही एक मुश्किल सिक्योरिटी सूरत हाल का सामना कर रहा है और सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन ग़ज़्ब-उल हक़ कामयाबी से जारी है। इसी दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ कमिश्नर को हिदायत जारी की है कि इमरान खान की सेहत का जायज़ा लेके एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दे। अब देखना यह है कि हुकूमत का इस पर क्या रिस्पॉन्स होता है। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हुमायूं, सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर 2PM पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में मुझे डॉक्टर खाकान नजीब इकोनॉमिस्ट हैं वो ज्वाइन करेंगे। रान साहब, ये मुझे बताएं कि जो खित्ते में वॉर थिएटर लगा हुआ है, पाकिस्तान खुद एक जंग लड़ रहा है, इस सिचुएशन में मुश्तरका कौमी रिस्पांस की कितनी इंपॉर्टेंस है और इसके लिए पार्लियामेंट अभी तक क्या रोल प्ले कर सकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, इसके अंदर चारों सूबों ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की ऑस्टेरिटी और कंजर्वेशन की कॉल के ऊपर मीटिंग्स की, मुश्तरका मीटिंग्स भी की, इंडिपेंडेंटली भी उन्होंने अपना काम किया और एक लायमल जो है वो तश्कील दे के इम्प्लीमेंट भी करना शुरू कर दिया। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक कमेटी कायम कर दी है। जितनी भी इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज़ हैं उसमें फाइनेंस हो गई, कॉमर्स हो गई, इंडस्ट्री हो गई, आपकी फूड सिक्योरिटी, पेट्रोलियम, पावर, वो डेली बेसिस पे जायज़ा लेते हैं। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर खुद इन मीटिंग्स के को रिव्यू करते हैं कि जो भी सिफारिशात हैं, और उसके हवाले से आपने देखा कि एक तो बेल्ट टाइटनिंग का एक पूरा मैकेनिज्म इम्प्लीमेंटेशन जिसकी स्टार्ट हो चुकी है। फिर आपका वर्क फ्रॉम होम, आपका जो है वो स्कूल्स को जो है वो उधर छुट्टियां, ताकि पेट्रोलियम की जो कंजम्पशन है उसको कम किया जाए, कंसिडरिंग जो प्राइस इंक्रीज आई है और उसके जो इम्कानात आपके इंपोर्ट बिल के ऊपर आ सकते हैं। तो पाकिस्तान ने बड़ा जल्दी, गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी इन चीज़ों के ऊपर इक़दाम लिए। उसके अलावा हम तो यहाँ भी देख रहे हैं कि ख़ित्ते में क्या इस वक्त ज़रूरियात हो सकती हैं फूड के हवाले से, और पाकिस्तान के पास जो सरप्लस चीज़ें मौजूद हैं उनको हम किस तरीके से बाकी दोस्त ममालिक की फूड सिक्योरिटी के हवाले से कैसे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हर एंगल से हर वजारत जो है उसको हिदायत दे दी गई है कि वो अपने कंसर्न्स, अपनी प्लानिंग जो है उसको शेयर करें। फेयर इनफ। आपकी ऑस्टेरिटी कैंपेन, ज़ाहिर इस पे भी डिस्कशन हो सकती है, मज़ीद भी होगी, लेकिन मैं ज़रा ये समझना चाह रहा हूँ कि जो हो सकता है आप जो भी इक़दाम कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन इक़दाम हों, लेकिन उसमें जो पार्लियामेंट का रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है पास्ट में भी जब गल्फ़ में या रीजनल कोई इश्यूज़ हुए या कोई चीज़ हुई, जब हम पार्लियामेंट के अंदर उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं तो उस पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाती है और अपोजिशन भी समहाउ, बेशक आप ज़ुबानी जंग करते रहें, ज़ुबानी जमा खर्च करते रहें, लेकिन खड़े हो जाते हैं, बातचीत शुरू हो जाती है। तो आपको नहीं लगता कि पार्लियामेंट को कम्प्लीटली सारे प्रोसेस के अंदर ऑन बोर्ड लेना ज़रूरी था? देखिए, बिल्कुल, पार्लियामेंट एक फोरम है जहां आपको मल्टीपल ओपिनियंस लेजिस्लेटर्स से आते हैं, ऑपोजिशन और दीगर जमातें। तो
गालिबन ये भी एक अच्छी तजवीज़ है, पार्लियामेंट का सेशन अगर कॉल होता है, अभी तो आपके आखिरी हफ्ता है, फिर ईद की छुट्टियां हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद बिल्कुल सेशन बुलाया जा सकता है जिसमें ओपन डिस्कशन हो। और पार्लियामेंट का सेशन तो खैर पिछले हफ्ते भी रहा है, थ्रू आउट 4 दिन चलता रहा है, और उसके अंदर लोग, लेकिन इस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर इनपुट ली जा सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, और ऐसा हो जाए तो कोई इसमें कबाहत नहीं है। देखें, अभी तक तो जो काम हुकूमत ने किया, अपनी एग्जीक्यूटिव जो डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी जो आइन के अंदर मौजूद है, उसके अंदर रहते रहते उन्होंने अपनी फैसला साजी की है, और कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए कोई नई लेजिस्लेशन की जरूरत हो। तो एग्जीक्यूटिव के पास, लेकिन पार्लियामेंट में राना साहब, वैसे आपने रीजनेबल बात की है, आप तो खैर इस पर अग्री कर गए, इसलिए मजीद इस पर आपसे बहस मैं नहीं कर सकता, और डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब यकीनन करेंगे। लेकिन वो ये कि आपने कहा कि उसूलन होनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पार्लियामेंट में आपने लेजिस्लेशन के लिए ही सेशन कॉल करना होता है। समटाइम्स आपको ओवरऑल रीजन में जो कुछ हो रहा है या जिसमें हमारा क्या रोल है, उसमें लोगों को ऑन बोर्ड रखना होता है, लूप में रखना होता है, एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है किसी एक स्टांस के ऊपर, या एक अक्रॉस सपोर्ट आ जाती है। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, लेजिस्लेशन मैंडेटरी नहीं है कि आप उसी के ऊपर बात करें। डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, ये जो इस वक्त करंट चैलेंजेस हैं इंटरनेशनल अफेयर्स, इस वक्त रूल बेस्ड ऑर्डर का उड़ जाना, जिस किस्म की पर्सनल हुई हुई हैं कंट्रीज और लीडर्स एक दूसरे के साथ, उस नेशनल रिस्पॉन्स में अपोजिशन कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकती है आपके ख्याल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यका नाबुदु व यका नस्तईन। देखिए, सबसे पहले अपोजिशन को आपने रिकग्नाइज करना है कि ये अपोजिशन है, ये टेररिस्ट नहीं है, दे आर पार्ट ऑफ द सिस्टम, दे आर नॉट अगेंस्ट द सिस्टम, एंड यू आर नॉट परसिक्यूटिंग अपोजिशन। तब बात बनती है। आप एक बंदे को चाबुक मारते जाओ, कहो यार आओ मेरे साथ बैठ के बात करो, फिर चाबुक मारो, फिर बात करो, फिर चाबुक मारो, फिर बात, इस तरह नहीं होती। अब तो खैर बात ऑस्टेरिटी बात ना करें, उससे बेहतर है बात ना करें। ऑस्टेरिटी की बात कर रहे हैं, इनको क्या थोड़ा सा ज़रा एक दफ़ा अपने पार्टनर्स जो सिंध वाले हैं, पीपल्स पार्टी वाले, उनसे ज़रा चेक कर लें। 64,000 बोरियाँ आटे की गायब हो गई हैं, और ये पहली बार नहीं हुआ। 2019 से पहले 1 करोड़ बोरियां गायब हो गई थी। 2019 और 20 के दरमियान में 40 लाख बोरियां गायब हो गई थी। अच्छा, मई 2025 में नुक्ता पाकिस्तान ने बताया था कि 1 करोड़ 30 लाख, हाँ जी, 1 करोड़ 30 लाख बोरियां जो गोदाम में थी पड़े पड़े ख़राब हो गई। उसकी टोटल मालियत 193 बिलियन सब्जेक्ट है ना। सर देखो, बात प्रोविंशियल नहीं है। तो मुझे पाकिस्तान में एक बात बताए, पाकिस्तान में प्रोविंस के अलावा है क्या? 18वीं तरमीम के बाद तो यही है। नहीं तो ठीक है ना, तो फिर खत्म करो, फेडरल मिनिस्ट्री को खत्म करो, चारों को इंडिपेंडेंट कर दो। देखिए, फेडरेशन का मतलब ये है, ये चारों प्रोविंस के दरमियान में, जब हम अभी भी ये बात कर रहे थे कि चारों प्रोविंसेस के दरमियान में हर काम तो प्रोविंस में ही हो रहा है, फिर आप फेडरेशन सिर्फ इस्लामाबाद के ये 25-30 किलोमीटर के अंदर बात करते, बोले क्या प्रॉब्लम है इधर? सिवाय बाइक वालों के साथ जो रजिस्ट्रेशन के मसले के अलावा, वो भी आज कोर्ट में, मेजर कोर्ट में बात हो रही थी कि यार ये स्टूडेंट्स को ज़रा वो कर दो। देखें, आपने पाकिस्तान को मसला करना है, इस लिहाज से ठीक करना है। अब बात आ जाती है, इन्होंने कहा कि वो कर लेते हैं, आप कहते हैं जी डिस्कशन करो। आपको पता है इनके लॉ मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हम लोग फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात करेंगे तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। आपने अभी कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की है। अच्छा, इन्होंने खुद भी वायलेशन की है। ही कैन नॉट टॉक अबाउट जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज के बारे में है कि जो कुछ कर रहे हैं उसके लिए पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लेके उनके साथ डायलॉग करें। भाई, आप उसके ऊपर बात ही नहीं कर सकते हैं। नहीं, उनके कहने से तो नहीं हो जाता ना, क्या मतलब है? सर भाईजान, इनके कहने से सब कुछ होता है, इनके कहने से ही तो ये मैं वो तो ये कह रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी में रिस्पांसिबिलिटी के साथ आप बात करेंगे कुछ नहीं होगा, वो बात करेंगे कुछ नहीं होगा। मैंने बात कर दी, मैं अंदर हो जाऊंगा। कर लो जो करना है, उसके बाद मुझे कौन बचाएगा? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहेगा कि जी हुमायूं ने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की है। तो आप तो रोज हर टॉक शो में बात कर रहे हैं, आपको किसने अंदर किया है? भाईजान, मैं इसी तरीके से तो बात जहां पे नहीं बात करनी वहां नहीं कर रहा। बड़ी बातें करते हैं आप, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैं सही बात, बड़ी तगड़ी बात करते हैं। नहीं, तगड़ी बात करता हूँ, दलाइल के साथ करता हूँ। मैंने कभी बगैर दलाइल की कोई बात की है? मैं देखिए, मैं पॉलिटिकली मैं हिट करूंगा, लेकिन विद दलाइल। ओके,
राना साहब वो कह रहे हैं कि मसला ये कि ऑपोजिशन पार्लिमानी कमेटीज या हम क्या रोल प्ले करें, आप तो हमें ऑपोजिशन तस्वर ही नहीं करते, फेंटा लगा के रखते हैं आप हमारा। ये देखिए बात ये कि सबसे पहली बात तो ये कि ऑपोजिशन हम इनको नहीं समझते या ये खुद अपने आप को ऑपोजिशन नहीं समझते, क्योंकि ऑपोजिशन का काम तो मेन जो है कायमा कमेटीज में होता है जो पार्लियामेंट के अंदर बनी जाती हैं, जिनसे इन्होंने इस्तीफा दिया हुआ। तो इन्होंने तो खुद अपना जो जिम्मेदारियां ऑपोजिशन की होती हैं उससे हट के ये बाहर बैठे हुए हैं और सिर्फ एक तोड़ फोड़ की और रास्ते बंद करने की ऑपोजिशन कर रहे हैं। जो हकीकी ऑपोजिशन जो कमेटीज में होती है, जो टेक्निकल चीज़ों पे होती है, वहाँ तो ये बैठते नहीं है। अगर पार्लियामेंट के अंदर जो है वो जाफर एक्सप्रेस पे इजलास बुलाया जाता है, सिक्योरिटी की ब्रीफिंग दी जाती है, तो उसमें ये शामिल नहीं होते। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ब्रीफिंग देना चाहते हैं तो उसमें ऑपोजिशन शामिल नहीं होती। तो ऑपोजिशन का रोल तो ये अदा ही नहीं कर रहे, ये तो सिर्फ एक पोलराइजेशन का रोल अदा कर रहे हैं। मुझे ज़रा ये बताएं, ये जो अब असल जो मसला मैं डिस्कस करना चाहता हूँ उस टॉपिक पे दोबारा वापस आते हैं। वज़ीर आज़म ने जो ये ऑस्टेरिटी कैंपेन का ऐलान किया है, आपके ख्याल में ये जो पेट्रोलियम की कीमतों में एडजस्टमेंट हुई, गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं उससे मॉनेटरी टर्म में कितनी सेविंग आप लोगों ने की है या कर सकते हैं? देखिए, एक तो है ना बेल्ट टाइटनिंग है जो हुकूमत ने खुद की है, जिसमें 50% गाड़ियों का पेट्रोल जो है वो ऑलरेडी वाइप आउट कर दिया गया है, क्योंकि ये सारा कार्ड्स के जरिए किया जाता है। तो उनकी लिमिट्स को आधा कर दिया, जिसकी 100 की लिमिट थी उसको 50 लीटर मिल रहा। एक तो ये फौरी सेविंग ये है। फिर 60% व्हीकल्स को ग्राउंड किया गया। फिर बहुत सारी सैलरीज में कटौतियां हैं। तो ये एक सिंबॉलिक मेजर भी है और फिर इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी है। लेकिन जो मेजर इम्पैक्ट आएगा वो पूरी पाकिस्तान के अंदर जो कंजर्वेशन के लिए जो इकदाम लिए गए हैं, उसके अंदर जिस तरह वर्क फ्रॉम होम है या 4 वर्किंग डेज हुकूमत ने किए हैं, या कॉलेजेस स्कूल्स की जो छुट्टियां की हैं, असल सेविंग तो वहां से आएगी जब कंजम्पशन जो है नेशनल लेवल के ऊपर आपकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की गिरेगी, क्योंकि हम जो है वो उसका इस्तेमाल कम करेंगे। और इसमें सूबों का बायन है, सूबे में मेनली ये चीज़ों को इनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और वफाक भी कर रहा है। तो मिल के डेफिनेटली हमें जो एस्टिमेट है कि अगर 80-85 पे 4 महीने, अगले 3 महीने 4 महीने अगर क्रूड ऑयल की कीमतें रहती हैं तो हमें कहीं भी $1.5 से $3 बिलियन का हिट पड़ सकता है। तो हम अगर इसको कंजर्व करते हैं, कंजम्पशन को रिड्यूस करते हैं, तो हम उसको कितना काबू कर सकते हैं ये तो वक्त आने पे हमें इसके रिजल्ट्स का पता चलेगा। लेकिन यही इकदाम होते हैं जो हुकूमत ले सकती है कि एक नेशनल लेवल के ऊपर कंसेंसस के साथ। और इसमें मैं ये नहीं है कि सिर्फ पंजाब या सिंध या बलूचिस्तान, इसमें KPK ने भी अपना हिस्सा डाला है। पॉजिटिव बात है कि मुल्क के अंदर एक अगर प्रॉब्लम है तो चारों सूबे मिलके कोशिश कर रहे हैं कि हम अभी मॉनेटरी टर्म्स में नहीं बता सकते कितना फायदा है, लेकिन आप ये कह रहे हैं अगर $84-85 डॉलर पर बैरल चलता है तो हमें कोई 1.5 और 2 बिलियन 3 बिलियन डॉलर तक का वो 1.5 से 2.5 बिलियन डॉलर तक का हमारा इंपोर्ट बिल सर्ज कर सकता है, ब्रांड आ सकता है। तो अब ठीक, फेयर इनफ। सो आप लोगों के नज़दीक क्या इसमें सजेशंस हैं हुकूमत के लिए कि हुकूमत क्या बेटरमेंट कर सकती थी? और जो ऑस्टेरिटी कैंपेन है उसके ज़रिए वो कह रहे हैं प्रोविंसेस ने भी ताउन किया है, आपके सूबे ने भी ताउन किया है, तो वो क्या मज़ीद बेटरमेंट हो सकती थी जिससे आप इस प्रेशर से, इस क्राइसिस से अपनी कौम को निकाल सकें? देखिए, इस तरह मैं फिर कहूँगा, आप कहेंगे सूबे का सब्जेक्ट है, ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं, 11 अरब की जहाज़ खरीद लिया। मुझे यकीन करें जब आपने इस तरह कहा मैं तभी समझ गया था जहाज़ की बात समझ गए थे ना। अच्छा, अब वो जहाज़ कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। ऑस्ट्रिया गया है, इधर जा रहा है, इटली जा रहा है, उधर जा रहा है, उसका फ्लाइट प्लान करके देख लें। प्राइम मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर साहबा इधर हैं। अब सुनने में आया कि उस पर अगर बात की तो FIR कट जाएगी। सुना है आपने? ये भी हमने सुना है गवर्नमेंट से। FIR तो ये ऐसे काटते हैं जैसे कोई वो ये नहीं होता, ये क्या कर सकते हैं, सेब काटते हो। इनको FIR काटने का इतना ही शौक है। शायद पता नहीं FIR का मतलब इनको आता होगा नहीं आता होगा। FIR काट दो भाई, आप जो मर्जी बात कर लो। पहले तो उनके ऊपर FIR कट दिए, उस मियाँ के ऊपर FIR कट दिए जिसकी बीवी और बेटी वो एक उसमें गिर के बेचारे वफात पा गए थे। ये लोग तो इनका हाल है।
उस पे ये लोग कर रहे हैं, उसका पैटर्न, उसके अच्छा इन सब को छोड़े, उसके लिए इन लोगों ने शॉर्टलिस्ट किए हैं कि भाई हमें सिर्फ ये वाले पायलट चाहिए, और उनका आपको पता है कि कितना ऑस्टेरिटी मेजर के लिहाज से इन्होंने उनकी तनख्वाहें माशाल्लाह बहुत अच्छी की हैं, ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं। फरूख सलीम साहब का एक वो ट्वीट था, उन्होंने कहा कि इन्होंने ऑस्टेरिटी मेजर से 25 से मेरे ख्याल में 50 मिलियन के करीब बचाया है, लेकिन जो इनका फ्यूल बिल आ रहा है वो तकरीबन 19 बिलियन आ रहा है। उन्होंने कहा तो उनका क्या फिगर था, 1:1000, 1 ऑफ द 1000, मतलब 1000 उसका जो हिस्सा है ना, उतना इन्होंने ऑस्टेरिटी मेजर्स किया है। जब हमने ऑस्टेरिटी, अच्छा अभी सुनने में आया है कि जी वो हमारे ऑनरेबल चेयरमैन सेनेट है, उन्होंने 9 करोड़ रुपए की गाड़ी ली है, ऑस्टेरिटी मेजर्स है वो। अच्छा वो कहते हैं ये हमने सेनेट के इनकम से लिया। भाई पाकिस्तान में जब एक घर के ऊपर प्रॉब्लम आता है तो हम ये नहीं कहते कि जी खाली वालिद साहब के इनकम कर करो, हर एक आदमी जिसके पास पैसा होता है या जिसके पास जेवर होते हैं सारे, हर एक कंट्रीब्यूट करता है उसमें। ये नहीं होता है पाकिस्तान इज नॉट अबाउट फेडरल गवर्नमेंट, पाकिस्तान इज अबाउट एवरी सिटीजन, हर एक को करना चाहिए। आप एक काम करें ना, ये आजकल अगर आप देखा करें, मैं आपको एक चीज समझाता हूं, सिक्योरिटी अपनी जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है। आजकल एक मिनिस्टर के साथ 2-2, 3-3 गाड़ियां कहीं नहीं गई। अब पेट्रोल उसमें लगा के देख ले कितना हो रहा है, ठीक है। ये लोग सारे हंसेंगे, लेकिन आप एक काम करें, आज के दिन में किसी एक्सपर्ट को कहें कि थोड़ा सा कैलकुलेट करें, जब एक मिनिस्टर या कोई वेरी इंपॉर्टेंट आदमी जा रहा होता है और आप ट्रैफिक को रोक देते हैं, उसमें जितनी गाड़ी रुकती हैं वो स्टार्ट होती हैं लेकिन रुकी हुई होती हैं, उनका पेट्रोल का खर्चा कितना होता है। देखिए एक होता है लॉस होता है जिसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी लॉस, वो बहुत दफा नॉन टैंजिबल होता है लेकिन वो बहुत ज्यादा होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। हमारे बहुत सारे बड़े ईमानदार लोग जो है ना, जिन्होंने 8 घंटे काम करना होता है, वो 4 घंटे काम नहीं करते। वो 4 घंटों की कीमत बहुत बड़ी होती है जो पाकिस्तान अदा करती है, लेकिन हम लोग वहां पे टाइम की बेईमानी कर रहे हैं। हम पैसे की बेईमानी नहीं कर रहे, हम टाइम की बेईमानी कर रहे हैं। ठीक बात है। ये जो अब मुझे समझ नहीं आती, जब हम 7 की बजाय 6 की बजाय सिर्फ 4 दिन काम करेंगे, भाई पहले ही हम काम नहीं करते थे, 4 दिन काम करोगे आप कमाओगे कहां से? फ्यूल कंजम्पशन की वजह से वो कह रहे हैं ना कि असल में जो फ्यूल यूज हो रहा था, उसका तरीका होता है, उसका तरीका होता है ना, आप मिनिस्टर्स को कहो कि भाईजान आप 4 उस तरफ से आ रहे हैं, एक गड्डी लो, इस बड़ी गड्डी में एक बंदा आगे बैठे, 2 बंदे पीछे बैठे, 3 मिनिस्टर्स आ जाए, उसके साथ आगे एक मोटरसाइकिल लगा दो। जरूरी है उसके आगे पीछे वो 3-3। कल परसों मैं अपने क्लिनिक जा रहा था, उस जगह पे यार लिटरली एक गाड़ी के आगे पीछे 7 डाले F7 में जा रहे थे। ओके जी, राणा साहब, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दिस? ये है कि दुनिया भर में अब इसमें तो बड़ी बेसिक सी बात है कि आपका इंपोर्ट बिल, ऑब्वियसली अगर आप कंजम्पशन को उसी तरह मेंटेन करेंगे तो वो सर्च करेगा। और दुनिया में एक क्राइसिस है, वॉर है दुनिया के अंदर, इस रीजन के अंदर बहुत सारे उसके इम्प्लिकेशन है, आपकी रिमिटेंसेस में इम्प्लिकेशन है। तो आप ऑब्वियसली बेल्ट टाइटनिंग इसी तरह करते हैं, आप कोशिश करते हैं कि आप जो है वो आप डिमांड को या जो सप्लाई है आपकी जो ओवरऑल डिमांड को आप सप्रेस करें। तो उसका यही तरीका है कि म्यूचुअल आप एक कंसेंसस के साथ आपने एक प्लान बनाया। तो मैं तो समझता हूँ ये बड़ा अच्छा पाकिस्तान ने इफेक्टिवली बगैर टाइम ज़ाया किए एक नेशनल लेवल पे कंसेंसस पैदा करके इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया। तो बड़ी पॉजिटिव बात है, बजाय कि हम हर चीज़ पे तनकीद करें। देखिए ऑल्टरनेटिव A-B-C तो हमेशा होते हैं कि आप ये कर लें, नहीं वो कर लें, लेकिन गवर्नमेंट ने बगैर वक्त ज़ाया किए कोशिश की है कि हम अपने इस जो इम्पोर्ट बिल को काबू करें कंजर्वेशन के जरिए। तो मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ हुकूमत को, बड़ा अच्छा इकदाम है। और जो न्यूट्रल इसके ऊपर जो तज्जियाकार हैं उन्होंने भी इसको अप्रिशिएट किया। राइट, ठीक है। थैंक यू सो मच राना एहसान अफजल साहब। डॉक्टर मोया मोमन साहब वो जो न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया है। डॉक्टर मोया मोमन साहब कह रहे हैं कि वज़ीरों के कॉन्वॉयस को कम करें, उनके साथ चलने वाली गाड़ियाँ प्रोटोकॉल्स को भी ज़रा कम करें, क्योंकि अगर वो 6-6, 7-7 गाड़ियाँ लेके चल रहे हैं तो वो कितना
फ्यूल कंजम्पशन कर रहे हैं। और ज़ाहिर है ये लंबी डिबेट है कि काम तो ज़ाहिर है एज ए नेशन मैं इस बात से एग्री करता हूँ, हमें काम ज़्यादा करना है। हम आज भी अप टू द मार्क नहीं है। दुनिया जितना हार्ड वर्क करके अपनी नेशंस को ऊपर लाते हैं वो बहुत काम करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है सॉल्यूशंस उसके निकाले जाएं, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम हो या चाहे आप अपने ऑस्टेरिटी मेजर्स के ज़रिए भी स्मार्ट डिसीजंस करके भी काम हमें करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये है कि हम कहते हैं 8 घंटे वाले काम को 4 घंटे में निपटा लो, लेकिन दुनिया 8 घंटे वाले काम को 12 घंटे कर रही है। इंटरेस्टिंग डिबेट है ये, इस पर मज़ीद भी बहुत बात हो सकती है। मैं अपने दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर इकोनॉमी पे ही बात करेंगे। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे आफ्टर दिस ब्रेक। दुनिया के बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन ने गल्फ इकोनॉमीज के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। अमेरिकी बैंक ने खबरदार किया है कि अगर ईरान की जंग जल्द खत्म ना हुई तो गल्फ रीजन की बड़ी इकोनॉमीज को शदीद धचका लग सकता है। इस हवाले से ब्लूमबर्ग में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को 2 माह तक बंद रखा जाता है तो कतर और कुवैत की इकोनॉमी इस साल तकरीबन 14% श्रिंक हो सकती है। ये गिरावट 1990 की दिहाई के अवाइल के बाद सबसे बड़ी माशी मंदी है, जब इराक के कुवैत पर हमले ने पूरे खित्ते को हिला कर रख दिया था। ताहम सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात की सूरत हाल निस्बतन बेहतर रह सकती है, क्योंकि वो तेल की बरामदात के लिए मुतबादिल इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद सऊदी मईशत तकरीबन 3% और यूएई की मईशत 5% तक मुतासर हो सकती है। असल मसला यह है कि ये जंग खलीजी रियासतों के लिए एक डबल शॉक बन रही है। एक तरफ तेल की तरसील मुतासर हो रही है और तो दूसरी तरफ नॉन ऑयल सेक्टर्स जैसे सयाहत, रियल स्टेट और सरमायाकारी भी दबाव में आ रहे हैं। इस सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए फौरी और लॉन्ग टर्म खदशात क्या हो सकते हैं और इनको दूर करने के लिए क्या पॉलिसी मेजर्स लिए जा सकते हैं, इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खाकान नजीब, इकोनॉमिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे बताएं, ये गल्फ इकोनॉमीज़ के जो जंग के असरात हैं अब ये नुमायाँ होकर बहुत सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान के लिए फौरी तौर पर क्या चैलेंजेस हैं इसके अंदर और इसके लिए क्या पॉलिसी मेजर्स जो हैं वो हमें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी? मतलब देखें, जो एक इतना बड़ा ऑयल शॉक है इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, उसने 2 चीज़ें की हैं। एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो वर्ल्ड की फॉर एग्जांपल 3.2% एक सोची जा रही थी 2026 में, ये शेव ऑफ होगी। एक इन्फ्लेशन जो कि सोची जा रही थी वहाँ से 0.5-0.6% बढ़ी हुई होगी। ये क्यों है दोनों चीज़ें? क्योंकि $65 का ऑयल ऑन दी एवरेज इकोनॉमीज ने बिल्ड किया था फॉर द ईयर। आदल वो 65 की बजाय अगर 85 एवरेज करता है सारे साल की बुनियाद पर, तो ये दोनों चीजें पाकिस्तान के केस में भी अफेक्ट होंगी। हमारी 7% की इन्फ्लेशन आई है फरवरी में, जो कि ऑलरेडी बढ़ी हुई है फ्रॉम जनवरी विच वाज 5.8%। जो मार्च की इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है, अगर तो ये 2 हफ्ते और चल गई और मार्च इसी तरह हाई प्राइसेस जो 55 रुपए का प्राइस पास थ्रू है एक और करना पड़ा, तो यू कैन सी नियर डबल डिजिट इन्फ्लेशनरी ट्रेंड। रमजान का भी इम्पैक्ट है। खाकान साहब, जरा मुझे ये भी क्लियर कीजिएगा, अभी हम आपके ज्वाइन करने से पहले भी ये डिबेट हो रही थी, डिस्कशन हो रही थी, तो बात कर रहे थे कि क्या अगर 84-85 पर बैरल डॉलर पर बैरल मेंटेन करता है ये प्रोजेक्शन जो है, तो क्या पाकिस्तान को 1.5 to 2.5 बिलियन डॉलर तक का ब्रंट लेना पड़ेगा इस प्रोसेस के अंदर ऑयल प्राइसेस के मामले में? सो एग्जैक्ट कर लें नंबर, हमें तकरीबन अगर $10 की कीमत बढ़ती है तो 250 मिलियन, और अगर $20 बढ़ती है तो कहीं $500 मिलियन के करीब की हिट लगती है। लेट्स से ऑन दी एवरेज $15 बढ़ती है, हम अगर 400 मिलियन डॉलर की हिट लें तो अगले अब माह कितने हैं? मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 माह है ना, तो इसको आप 300 से मल्टीप्लाई कर लें, 1.2 बिलियन टू 1.5 बिलियन डॉलर। अगर उसी अमाउंट का पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आती हैं जो आती रही हैं, वो हिट लगेगी। दैट्स इट। ओके, ठीक है, जस्ट वांटेड टू क्लियर कि ये एग्जैक्ट फिगर है क्या? जी, ये एग्जैक्ट फिगर ही है। सो एक हमने इन्फ्लेशन का डबल डिजिट के करीब जाने की बात की, हमने 1.2 बिलियन टू 1.5 बिलियन डॉलर अगले 4 माह में, ये प्लस जो इस वक्त की फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कलेक्शन है, अगर इकोनॉमी स्लो होती है तो उसको भी एक थोड़ा सा हिट होगी। बट उसका एक काउंटर नैरेटिव भी ये है जो किसी ने नहीं बताया, वो ये है आदिल के इम्पोर्ट ड्यूटी
कस्टम्स और सेल्स टैक्स लगा हुआ है ऑन दी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। जब उनकी कीमत ऊपर जाएगी तो वो भी बढ़ जाएगा, मेरे ख्याल है 101 अरब वहां से ज्यादा भी कलेक्ट हो जाएगा। सो एक तो तीसरी रेमिटेंस मार्च में आई डोंट थिंक हर्ट होगी। अदल आपको पता है ईद का टाइम है, सो पीपल विल सेंड मोर मनी, बट मुझे मीडियम टर्म में ये जो 40 अरब डॉलर की रेमिटेंस हम तकरीबन हिट कर गए हैं, ये इधर से 1 अरब डॉलर ऑन दी एवरेज कम भी हो सकती है, डिपेंडिंग कि लेंथ ऑफ वॉर क्या होती है और इकोनॉमी स्लो कितनी होती है। रेस्टोरेंट्स अगर बंद होते हैं, कंस्ट्रक्शन कम होती है, हमारे नए वर्कर्स नहीं जाते या कुछ वर्कर्स वापस आ जाते हैं, ये छोटी रेमिटेंस आती है पर मतलब इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। बट यू नो आदिल, 55% ऑफ पाकिस्तान's remittance comes from the Gulf and the Middle East. 55%. And that becomes around $30 billion? 25 और 30 अरब डॉलर के दरमियान चली जाती है। आपने पूछा करना क्या चाहिए, यार बहुत ज्यादा कंजर्वेशन करनी चाहिए। आदिल, जिस दिन शुरू किया था 28 दिन के रिजर्व्स थे, तो पहला लॉन्ग टर्म काम तो यह कि वो 3 महीने के रिजर्व्स तो बिल्ड करने चाहिए ना, इसमें तो कोई दो आरा नहीं हो सकती। कोविड के बाद भी ये बात हुई थी। फिर एक अजीब सी बात है कि आप क्या करते हैं, आप अपनी जो सारा फ्रेट कैरी करते हैं, आदिल वो आप क्यों कैरी करते हैं हाईवेज पे? मतलब दिस हैज बीन अ पॉलिसी व्हिच आई हैव ऑलवेज बीन क्रिटिकल ऑफ कि वेयर इज आवर रेलवे इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, where is our railway? Why don't we utilize our freight on our railway? So इसको करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने जितनी बातें की हैं, मैं आपको बताऊं, मैं आपको तमाम की तमाम बातें पॉलिटिकली इंटरलिंक कर सकता हूं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इज पॉलिटिक्स एंड करंट अफेयर्स। आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट और आई डोंट अंडरस्टैंड मच। जितना मैं समझता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरी ये सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जितने इशूज़ आपने बताए हैं, ये पाकिस्तान में लैंड रिफॉर्म्स से लेके आज तक की दास्तान है। अब आप ट्रांसपोर्ट की बात करें, छोटा सा अपने व्यूअर्स के लिए बता दूं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में ऐसे ऐसे लोग हैं बिजनेस में कि जो चाहते हैं कि वो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो थ्रू ट्रक्स और ट्रॉला और फलाने तरीके से ही होती रहे, रेलवेज जो है वो खड़ी ना हो। रेलवे को खड़े करते हुए, ये बातें करते हुए हमें आज 20 साल हो गए कि रेलवे को हमने मजबूत करना है, साफ़ करना है, ट्रैक्स बनाने, ट्रेन लानी है। फॉर द टाइम बिंग कुछ होता है, फिर नहीं होता। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। ये सब चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। बट अगर आप मुझे ये बताएं कि ये जो आप बात कर रहे हैं, तो एक ज़ाहिर बड़ा सीरियस क्राइसिस है हमारे सामने, लेकिन अब इसको लोगों, इन्फ्लेशन जब अप होगी और ये सब क्राइसिस जब हमारे सामने और इमर्ज होता रहेगा, तो क्या लोगों की हेल्प किस तरह की जाएगी? क्योंकि हम तो वैसे ही, हमारी पॉवर्टी लाइन जो है वो और बढ़ती जा रही है। सो क्या हमें उनको फिर BISP जैसे प्रोग्राम्स के ज़रिए थोड़ा सा रिलीफ देना पड़ेगा? जो बिल्कुल सप्रेस्ड या अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उन्हें किस तरह एड्रेस किया जाएगा सारे क्राइसिस में? कोविड तो चलें, पता था दुनिया को एक ये चीज़ है, अब कैसे कर सकते हैं हम? बहुत अच्छी बात की। सो पहली तो बात यह है कि ये सारा पाकिस्तान कह रहा है जी कोई फिस्कल स्पेस नहीं है। जरा मैं हमेशा कहता हूँ कि यार ईदर वी नो द बजट ऑफ पाकिस्तान और वी डोंट। 390 अरब रुपया इमरजेंसी एंड कंटिजेंसीज का पड़ा हुआ है। यू नो, आई वर्क विद द फाइनेंस डिवीजन, हम बजट लिखा करते थे, सो आई अंडरस्टैंड दिस। 390 में से आपने 23 अरब यूज कर लिया है, जिसमें आपने राइज नहीं दिया जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का सेकेंड वीक में आना था। सो गुड स्ट्रैटेजी बाय द गवर्नमेंट। अब आने वाले हफ्तों में कितना उसमें से यूज करना है ये क्रूशल हो जाएगा, क्योंकि प्राइस पास थ्रू कितना करना है, थोड़ा बहुत करना भी है डिमांड को रोकने के लिए, और थोड़ी बहुत ये जो फिस्कल स्पेस है 390 अरब की, ये यूटिलाइज करनी है। जो आप इसमें से बाकी सेव कर लें, और वो जो मैंने आपको कहा है कि आपका सेल्स टैक्स और इंपोर्ट ड्यूटी से आप लेट से 100 बिलियन अर्न करते हैं, तो जो वन ऑफ जो 10 मिलियन हाउस होल्ड्स हैं जो पॉवर्टी से नीचे रहते हैं, एब्जेक्ट पॉवर्टी में 29% एब्जेक्ट पॉवर्टी है, हमें अथॉरिटीज ने बताया। 8,400 महाना की बुनियाद पर। सो उनको जाके वन टाइम हमें एक सपोर्ट दे देनी चाहिए, ताकि ये जो इन्फ्लेशन का 1-2 माह का रेला है वो उसको बेयर आउट कर सके। एक चीज की हमने बात नहीं की जो इससे भी ज्यादा कंसर्निंग है, आपका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है, बिकॉज नंबर्स इतने क्लियरली आप डिफाइन नहीं कर सकते, IMF से डिले हो गया है, उसको डिले नहीं होने दे सकते, बिकॉज वो हमारा जो $16 का रिजर्व पोजीशन है स्टेट बैंक की, उसको हिट करता है। अगले महीने $1 अरब की एक पेमेंट आ रही है पाकिस्तान की, सो उसको भी इंश्योर करना है। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर खाकान नजीब साहब, आप गुफ्तगू थे। ऑस्टेरिटी मेजर्स सिंबॉलिक ज़रूर हैं, लेकिन साथ में लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की भी ज़रूरत है, और ये बातें हम काफ़ी सालों से डिस्कशंस कर रहे हैं और इन पे इम्प्लीमेंट होना ज़रूरी है। थोड़ा सा डेयरिंग डिसीजन होते हैं, थोड़ा सा प्रेशर आता है, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। इसकी एक बिल्कुल ठीक बात हुई है डिस्कशन में, क्लासिक एग्जांपल है कि अगर आप सारा का सारा ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड रखते हैं, रिलायंस आपका हैविली उसके ऊपर है, कभी ट्रांसपोर्ट्स की स्ट्राइक हैं, कभी और वो कॉस्ट आपको ऊपर पड़ती है फ्यूल की, ऐसे तो ये जो ये
आपने अपना ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रेन्स हैं, उनको बेटर करना है। काफ़ी हद तक कोशिश हो भी रही है, लेकिन बड़े मेजर्स लेने की ज़रूरत है ताकि ये बर्डन वहाँ पर शिफ्ट हो। और पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, रोड भी आपके ख़राब होते हैं जब आपके रोड्स के ऊपर एक्स्ट्रॉर्डनरी बर्डन आता है इस तरह की ट्रांसपोर्टेशन का। तो इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन हर चीज़ हमारे यहाँ ये लिंक भी है पॉलिटिकल मैटर्स के साथ, क्योंकि उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं। किसी की ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ हैं, किसी का रोड ठेके में फ़ायदा है, किसी का जो है वो इस सारे प्रोसेस को कंटिन्यू रखने में फ़ायदा है, क्योंकि उसी से किकबैक्स, उसी से पैसा आता है। लेकिन ये मैं सिर्फ किसी एक शख्स की ये बात नहीं कर रहा, एक ग्रुप की बात नहीं कर रहा, ये ओवरऑल हमारा कल्चर रहा है जिसको बदलने की ज़रूरत है और कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज़रा मिडल ईस्ट की सूरत हाल डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। गुज़िश्ता रोज़ अफगान तालिबान की जानिब से ज़िला बाजोड़ के इलाके सालारज़ई में शहरी आबादी को निशाना बनाने का वाक़या नहायत अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। इस हमले में 4 मासूम पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए, जबकि एक 5 साला बच्चा शदीद ज़ख्मी हुआ, जो इस बात की वजाहत करता है कि सरहदी कशीदगी किस कदर संगीन रुख इख्तियार कर सकती है। शहरियों को निशाना बनाना किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं, और ये खुली जारियत के साथ साथ एक बड़ा इंसानी अलमिया भी है। इस वाक़े पर पाकिस्तान की वजारत इत्तलात ने वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सरहद पार दहशतगर्दी और इस नौइयत के हमलों पर खामोश नहीं रहा जा सकता। यही वजह है कि सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्द अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं ताकि सरहदी इलाकों में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सके। इस पूरे मामले में एक मज़बूत पहलू ये भी रहा कि पाकिस्तान के ताल्लुकात आम्मा के इदारों और मकामी मीडिया ने ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए सूरत हाल की तफसीलात न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि बैनुल अक़वामी बिरादरी के साथ भी रखी। ताहम इसके साथ साथ एक और महाज भी पूरी शिद्दत के साथ सामने आ रहा है, और वो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का। हमने देखा है कि अफगान और भारतीय मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुख्तलिफ बयानिए और इल्ज़ामात सामने आए, जिनमें कई बातें मुबालगा आराई या गैर मुसद्दिका थी। हकीकत यह है कि आज के दौर में तनाज़ात सिर्फ सरहदों या मैदान जंग तक महदूद नहीं रहे, बल्कि मीडिया और सोशल मीडिया भी इस जंग का अहम हिस्सा रहे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी इस मामले को बहुत संजीदगी से लेना चाहिए और इस मामले की खुलकर तनकीद और मुखालफत करनी चाहिए, और सोशल मीडिया को भी इस मामले के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह भारतीय मीडिया और अफ़गानी मीडिया इस सारी सूरत हाल को एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसके लिए हमें यकजुबान होकर इस मसले से निपटना होगा। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि रियासती ताकत और क़यादत ज़्यादातर पश्तून अशराफिया के हाथ में चली गई है, जिसके बायस ताजिक, हज़ारा और उज़्बेक जैसे दीगर नस्ली ग्रोह सियासी और इंतकामी नुमाइंदगी से महरूम हो रहे हैं। हुकूमती ढांचे, काबीना, सिक्योरिटी इदारों और सिविल सर्विस में अदम तवाज़ुन के बायस अक़लियतों की शमूलियत महदूद होती जा रही है। इसी तरह ज़ुबान, वसाइल की तकसीम और ज़मीनों के मामलात पर भी अक़लियती बरादरियों की शिकायत सामने आ रही हैं। माहिरीन के मुताबिक अफ़गानिस्तान में देर पा इस्तेहकाम के लिए ज़्यादा जामे, नुमाइंदा और शराकतदारी, इस तरह की तर्ज़ हुक्मरानी अब नागुज़ीर हो चुकी है, और अगर सियासी शमूलियत और ताकत की मुनसिफाना तकसीम ना हुई तो नस्ली कशीदगी और मज़ाहमती तहरीकें मज़ीद भी बढ़ सकती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।